हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट क्लियर। बच्चे, आज इस वीडियो में आपको मैं थर्ड चैप्टर लेके आई हूँ क्लास 10th का। लेकिन आज मैं बोर्ड पे ना पढ़ा के आपको पहले बुक पे पढ़ाऊँगी, क्योंकि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़े इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है कि आपकी क्या क्या मेथड आपके यूज़ होने वाले हैं इस चैप्टर में, एंड उनके लिए आपको क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। तो बच्चे, उसमें थोड़ी थ्योरी है, तो थ्योरी लिखने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर मैं बोर्ड पर उस थ्योरी को आपको लिख लिख के बताती हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है। इसलिए मैंने आज अपना फेस ना दिखा के प्रॉपर बुक पे फोकस करा है। वो चीज़ें मैं आपको बुक से ही क्लियर कर दूंगी। एनसीईआरटी बुक जो है आपकी, उससे क्लियर कर दूंगी। जब क्वेश्चन करने की बारी आएगी तो हम बोर्ड का यूज़ करेंगे और थोड़ा बहुत आज ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे इस चैप्टर के, तो ध्यान से देखना एंड सुनना कि क्या है। चैप्टर नेम है बच्चे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मीन्स कि आपके पास लीनियर इक्वेशंस होंगी, एंड यू नो वेरी वेल कि लीनियर इक्वेशंस जो हैं आपकी, क्या बताई थी मैंने आपको, कि जिनकी आपके पास डिग्री जो है वो आपकी 1 हो, जैसे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब देखो, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, और 1 पावर अगर मैक्सिमम पावर 1 जिसको हम डिग्री बोलते हैं वो 1 होती है तो उसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा हमने, ठीक। लेकिन जब मैंने आपको बोला था, जब इसमें इक्वल टू का यूज़ करके राइट हैंड साइड पे आप 0 भी लिख देते हो तो आपकी ये इक्वेशन बन जाती है। क्लियर? तो ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब ये तो है 1 वेरिएबल। अब आपको इसका लिखना है पेयर पूरा। पेयर में होते हैं 2, लेकिन वेरिएबल भी कितने चाहिए? 2। मतलब अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर दूं ना, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन ही रही इन 2 वेरिएबल। अब वेरिएबल्स कितने हो गए? 2, x एंड y। क्लियर? तो अब इसका पेयर लिखना है। एक और लिख लेते हैं, ऐसे ही बना ली मैंने एक और इक्वेशंस आपके पास आ गई। 2x + 3y, अगेन 2 वेरिएबल्स हैं और अगेन आपका मैक्सिमम पावर 1 है, तो मतलब लीनियर इक्वेशन ही है। तो ये आपका हो गया पेयर। पेयर में 2 इक्वेशंस आ गई जो कि 2 वेरिएबल्स में है आपकी। ये ध्यान रखना कि जो वेरिएबल आपके एक इक्वेशन में यूज़ होंगे वही वेरिएबल आपके दूसरी में यूज़ होंगे, अलग अलग नहीं कर देने हैं। ओके, तो ये हो गया बच्चे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर का नाम क्लियर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसके मेथड पे। इंट्रोडक्शन आप देख लेना, कुछ खास नहीं है, बस वही है कि जो हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम को जब मैथमेटिकल एक्सप्रेस करते हैं तो हम एक पॉलिनोमियल फॉर्म में बना देते हैं, और पॉलिनोमियल में जब इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है तो वो आपकी क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। क्लियर? अब इन इक्वेशंस को, जो कि 2 वेरिएबल वाली 2 इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने के 3-4 मैथड्स होते हैं। क्लियर? आपकी एनसीईआरटी में 3 मेथड की बात हुई है, ठीक। एक कट गया शायद। वो 3 मेथड हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? 3 मेथड हो गए आपके। इन तीनों से ही आपकी लीनियर इक्वेशन सॉल्व की जाती है और तीनों से ही सेम आंसर आता है। आंसर आपका कोई भी मेथड यूज़ करो सेम आना चाहिए, तभी वो ठीक है, अदरवाइज़ कहीं गलती हो रही है, क्योंकि आंसर में चेंज नहीं आएगा मेथड चेंज होने से। आपको पता ही है, मेथड बहुत सारे होते हैं लेकिन आंसर एक आता है सर उन मेथड से। क्लियर? तो फर्स्ट वन मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यही है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड यूज़ करने के लिए बच्चे थोड़े से 2-4 फैक्ट्स हैं आपके, मतलब कंडीशंस हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर वो याद होंगी तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा कि क्वेश्चंस उठाई और उसको फटाफट से वो ग्राफ के आप पॉइंट्स निकालने लग गए और ग्राफ बना दिए। नो, अगर उसका सोल्यूशन निकलना होगा तभी निकालोगे, अदरवाइज नहीं निकालोगे। तो आपके कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, जिनमें आपको सिंपली इतना लिखना होगा, इट हैज़ नो सोल्यूशन। तो आपको वो कैसे पता लगेगा कि उसका सोल्यूशन है कि नहीं है, या कितने सोल्यूशन हैं? ये सारा आपको पहले पता लग जाएगा। उसके लिए आपके पास 3 कंडीशंस हैं। क्लियर? पहली कंडीशन जो स्टार्टिंग में आपको लिख रखी है वो है आपकी इक्वेशंस की कंडीशन, की जो पेयर ऑफ इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशंस आपके पास दे रखी होंगी, वो कैसी कैसी हो सकती हैं? कंसिस्टेंट हो सकती हैं या इनकंसिस्टेंट हो सकती हैं। कंसिस्टेंट के सोल्यूशन निकलेंगे, इनकंसिस्टेंट के सोल्यूशन नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, देखो फर्स्ट नंबर है आपका, द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट।
द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, मीन्स कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं कहीं एक सिंगल पॉइंट पे। अगर एक सिंगल पॉइंट पे टू लाइंस इंटरसेक्ट करगी तो आपका एक सोल्यूशन निकल गया। एक सोल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। एक सोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि हर बार वही आंसर आएगा, हर एक क्वेश्चन में अपना अलग अलग आंसर होगा, लेकिन वन सोल्यूशन निकलेगा वहाँ पे, जिसको नाम दे दिया यूनिक सोल्यूशन। क्लियर? यूनिक सोल्यूशन आ गया। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कैसा है? कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। क्लियर? सेकंड है द लाइंस में बी पैरेलल। हो सकता है कि आपकी लाइंस पैरेलल हो जाएं, जब ग्राफ बनाओगे तो आपको लाइन ऐसे मिल जाए पैरेलल। अगर आपको लाइंस पैरेलल मिलती हैं तो बच्चे इस केस में लाइन तो कहीं आपस में मीट ही नहीं करी, और मीट नहीं करेंगी तो आपको वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा तो मीन्स आपको सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो सोल्यूशन मिला नहीं तो ये कौन सा केस हो गया? इट हैज़ नो सोल्यूशन। क्लियर? और इस केस में जो आपकी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट होंगी। सिंपली दो ही तरह की इक्वेशंस है, या तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। सोल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट होगी, नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट होगी। निकलने वाले केस में दो केस बन जाते हैं, या तो एक सोल्यूशन निकलेगा, बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे, लेकिन निकला ना सोल्यूशन तो आपका कंसिस्टेंट वाला केस होगा वो, और जिसमें सोल्यूशन ही नहीं निकला तो वो इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। क्लियर? थर्ड आ गया द लाइन्स में बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई, ऐसे करके सेम ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन गई। क्लियर? तो आपके हर एक पॉइंट जो नीचे वाली पे होगा वही ऊपर पे, जो नीचे होगा वही ऊपर, जो नीचे होगा वही ऊपर वाला आ जाएगा पॉइंट। तो सारे ही पॉइंट आपके इंटरसेक्ट करने मतलब मीट करके एक दूसरे से। क्लियर? सारे पॉइंट एक दूसरे से मीट करके तो कितने सोल्यूशन निकले? सो मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्लियर हुआ समझ? जब लाइंस सिर्फ आपस में कट जाएंगी तो आपको एक सोल्यूशन मिलता है, उनको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। जब आपस में मिली ही नहीं कहीं पे भी तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला, और जब एक के ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो सारे ही पॉइंट आपके कंसाइड कर गए, एक दूसरे के साथ मीट कर गए, तो आपके वो सारे सोल्यूशन बन गए। तो उस केस में आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। और मैंने आपको बोला कि अगर सोल्यूशन निकले, चाहे एक निकले चाहे 1000 निकले, तो आपकी वो पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये वाली कंडीशन चलेंगी बच्चे सब जगह सेम कंडीशंस, लेकिन ये वाली कंडीशंस किसके लिए होगी कि इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो आपने सिंपली तरह रखना कि सोल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट है, नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट है। और नहीं निकलने वाला एक ही केस है नो सोल्यूशन वाला, जब लाइंस जो होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी आपकी। क्लियर? आई होप कि ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए आपको। अब बच्चे क्वेश्चन आता है आगे कि ये हमें पता कैसे लगेगा कि कब पैरेलल बन गई, कब आपकी इंटरसेक्टिंग हो गई, और कब आपकी कोइंसिडेंट विदाउट सॉल्व किए बिना। ये तो तब हो गया ना कि जब आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ में आपको दिखेगा तब। लेकिन ग्राफ बनाने से पहले ही हमें अगर पता लग जाए कि इसका सोल्यूशन निकलेगा किसका नहीं निकलेगा, तो वो कैसे पता लगा सकते हैं? तो बच्चे उसके लिए आपके पास रिजल्ट्स बनाए हुए हैं जनरल इक्वेशंस पे कंपैरिजन करके। ठीक है, आपको कंपैरिजन करना है। जनरल इक्वेशन का फार्मूला आपको दे रखा है, ठीक है, जनरल इक्वेशन का फार्मूला आपको दे रखा है और आपने उसका कंपैरिजन करना है। मीन्स कि जनरल इक्वेशन पता क्या बोल रहे हैं ये, कि आपको जैसे यहाँ ऐसे मिलेगा A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, ये है। बट व्हाट आर दिस A1, A2, B1, B2, C1, C2? ये क्या है बच्चे? ये है आपके कोफिशिएंट। किसके कोफिशिएंट? यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी है ना, जैसे ये x के साथ क्या कोफिशिएंट लगा है, कुछ नहीं लिखा है, मीन्स 1 है, तो वो किसकी वैल्यू है? A1 की। क्लियर? वो A1 की वैल्यू है। और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में जो x होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो आपका A2 आ जाएगा। क्लियर? और फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट होगा वो आपका B1 होगा, सेकंड वाली में जो y का कोफिशिएंट होगा वो आपका B2 होगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू इधर होगी जिसको आप इधर ले आओगे सॉल्व करते हुए, नहीं भी लाओगे तब भी सेम ही आएगा, लेकिन दोनों में सेम रखना। या तो आप दोनों की दोनों राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए, दोनों की दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए कांस्टेंट वाली टर्म। तो जो कांस्टेंट वाली टर्म्स होंगी वो C1 एंड C2 होगी। क्लियर? अब आपको मैं एक बार जनरली लिख के बता देती हूँ कि जनरल इक्वेशन कैसे बनती है। A1x प्लस
b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हैं आपकी बच्चे जनरल इक्वेशंस। ठीक है, अब समझ आया, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और ये पूरी कांस्टेंट, यहाँ पूरी की पूरी टर्म आ जाती है। क्लियर, ये हमें कंपैरिजन करना है। फर्स्ट कंपैरिजन अगर तो आपके पास आ गया ये a1 a2, जब आप निकालोगे और वो आपका b1 b2 के इक्वल नहीं आता है, इधर b1 b2 की रेशो निकालो, इधर a1 a2 की रेशो, अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो बच्चे इस केस में आपका कौन सा सोल्यूशन होगा? ये लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग इसका मतलब है अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप बिना सॉल्व किए, बिना ग्राफ को कहिए बता सकते हो कि लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करेंगी। और इंटरसेक्ट वाला केस कौन सा वाला था? यूनिक सोल्यूशन वाला। क्लियर हुआ? यूनिक सोल्यूशन वाला, जिसमें एक सोल्यूशन निकलता है। और अगर एक सोल्यूशन लिखता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको ऐसे रखना है याद है कि जब इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस मतलब वहां पे वन सोल्यूशन निकलेगा, और वन सोल्यूशन निकले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं। क्लियर, आगे चलें। सेकंड कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर मान लो ये तीनों के तीनों की रेशो इक्वल आ जाए, तीनों की रेशो इक्वल आ जाए, तो इस केस में बच्चे क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। सारे के सारे बराबर हो गए आपके, तो इस केस में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ जाएगा मतलब कैसे हुआ? लाइंस कैसी हुई? इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर, इसको क्या बोलते थे? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई, तो लाइन कैसी हुई? कोइंसिडेंट। सोल्यूशन कितने निकले? बहुत सारे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो उस वक्त भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी हुई? आपकी कंसिस्टेंट। ठीक है, तब भी आपकी लीनियर इक्वेशन कैसी हुई? कंसिस्टेंट। क्लियर। कंडीशन नंबर 3, अगर मान लो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाता है तो, और c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आता है, पहली दो इक्वल आ जाती हैं रेशो और तीसरा इक्वल नहीं आता है, तो इस केस में बच्चे नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इस केस में पैरेलल लाइंस बन रही हैं। ठीक है, इसका मतलब है इस केस में पैरेलल लाइंस बनेंगी और तब आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और इस केस में फिर आपकी पैरेलल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट। क्लियर, इनकंसिस्टेंट। समझ आया? अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 पहले दो ही इक्वल ना आए तो इंटरसेक्टिंग है, एक सोल्यूशन निकलेगा, तब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट होंगी। अगर तीनों के तीनों इक्वल आ जाएं तो आपके बहुत सारे सोल्यूशन निकलते हैं जिसको आप कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, और लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी उस वक्त? अगेन कंसिस्टेंट होंगी। और अगर आपके पास फर्स्ट टू इक्वल आ जाते हैं और थर्ड वाला इक्वल नहीं आता है तो इस केस में यू हैव नो सोल्यूशन। एंड लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस। एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी इस वक्त? इनकंसिस्टेंट। क्लियर हुआ आपको ये चीज? आई होप कि अब आपको क्लियर होगी। तो आपकी बुक में ये टेबल दे रखा है, यही चीज करिए बच्चे, विद एग्जाम्पल दे रखा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, जब a1 अपॉन a2 निकाला तो 1/3 आया, जब b1 अपॉन b2 है तो -2, इसको काटेंगे तो 1/4 रह जाएगा माइनस का, और c1 अपॉन c2। तो पहले दो ही इक्वल नहीं आए, तीसरा आए ना आए डजेंट मैटर, पहले दो ही अगर इक्वल है तो तीसरे पे जाना ही नहीं है आपको। क्लियर, उस वक्त आपने कह देना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन निकलेगा। और ध्यान देना, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो रही हैं या कोइंसिडेंट लाइंस बन रही हैं, तो ये आप कहाँ देख रहे हो कि लाइन ने आपस में काटा, कि लाइन पैरेलल बनी, कि लाइन एक दूसरे के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ गई? कहाँ लगा पता आपको? ये सारा ग्राफ में नजर आएगा ना, ग्राफ में। इसलिए इस वाली जो आप जब ये बोलोगे कि इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट, तो इस वाली रिप्रेजेंटेशन को आप बोलोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, तो इसलिए ऊपर नेम आपको दिख रहा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नेम दे रखा है। और जब आप ये बोलोगे कि यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और आपका नो सोल्यूशन, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे जब यूनिक की बारी आएगी तो एग्जैक्टली आपको x और y की एक एक वैल्यू मिलेगी, और इनफाइनाइट में x और y की बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, और जब नो सोल्यूशन वाले में x और y की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। क्लियर,
तो जब कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये आप कैसे देख रहे हो, ये आप एल्जेब्रिकली देख रहे हो, मीन्स कि एक्स वाई जेड की आपके पास वैल्यूज मिल रही हैं, वैल्यू मिल रही है, तो वो कौन सा मेथड हो गया, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, उसको क्या बोलेंगे। इसीलिए इनके ऊपर ये लिख रखा है, कई बच्चों को ये क्लियर नहीं होता ना, तो इसका ध्यान रखना ही क्यों लिखा है, क्योंकि ये चीज़ हमें एल्जेब्रिकली पता लग रही है तो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन हो गया, और ये हमें ग्राफ में दिख रही है इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर यहाँ तक? आई होप कि अब आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि बच्चे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज का ही। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर नहीं पाओगे, तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चा, अब मैं नेक्स्ट चल रही हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज पे। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 3.1, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि आपका फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दे रखी है और इसको बोला कि लीनियर इक्वेशन में पहले फ्रेम करो एंड देन फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, फिर उसका सोल्यूशन आपको ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो करें हम, कैसे करना है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आए। देखो ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10 के बच्चे जो हैं आपके 10 स्टूडेंट्स लिए हैं जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं। क्लियर? और इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो उसमें क्या केस है, एक तो हमें टोटल पता है कि 10 स्टूडेंट हैं गर्ल्स और बॉयज़ मिला के, दूसरा ये कि जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर हैं बॉयज़ से। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको क्लियरली बताना है कि कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं जो कि उस क्विज में मतलब भाग ले रहे हैं। क्लियर? तो आप इसमें क्या करोगे बच्चा, सबसे पहले आप लेट करोगे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज़ मान लो x मान लिया एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ले लिया आपको y। क्लियर हो गया यहाँ तक? आपको सबसे पहले वही चीज़ लेट करनी होती है जो क्वेश्चन में पूछी होती है। लेट कर लिया हमने कि मान लिया बॉयज़ कितने इतने, गर्ल्स कितनी इतनी। अब ये भी हमें पता है कि टोटल कितनी है 10, तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर x प्लस वाई प्लस किया जाए तो टोटल कितने बन जाएंगे, 10। नंबर 1 इक्वेशन बन गई। क्लियर? और क्या बोला साथ में कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो 4 मोर है बॉयज़ से, मतलब लड़कियां लड़कों से कितनी ज़्यादा हैं, 4। तो इसका मतलब है कि बॉयज़ और गर्ल में कितने का डिफरेंस है, 4 का। अब है कौन ज़्यादा, गर्ल्स, तो गर्ल्स पहले लिखनी है माइनस बॉयज़, और कितने का डिफरेंस है, 4 का। क्लियर? ये होगी दूसरी इक्वेशन। आगे दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अगर सिंपली रिप्रेजेंटेशन करने को बोला होता तो आप ऐसे छोड़ सकते थे, लेकिन हमें आगे ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, तो आपको पता है ग्राफिकली मैंने इसका कंपैरिजन करना है, तो आप इसको रीअरेंज कर दो। आपको अगर आप मेरे इसलिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स को y मान रखा है, नंबर ऑफ बॉयज़ को x मान लिया था। क्लियर? अगर आप इसको लेट कर लो कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो x मानोगे और नंबर ऑफ बॉयज़ y मानोगे, तो आप सिंपली x माइनस वाई लिखोगे। यू नो कि मैंने y माइनस एक्स क्यों लिखा, ये पता है सबको, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा वैल्यू में से कम माइनस होगी ना, तभी 4 आएगा। अगर मैं उल्टा लिख दूंगी तो माइनस साइन आ जाएगा साथ में। अब मुझे क्या करना है, इसको पहले रीअरेंज करो ताकि आपका कंपैरिजन करने में इजी रहे। माइनस एक्स को मैंने आगे लिख लिया, प्लस वाई को मैंने पीछे कर दिया, और ये आ गया आपके पास। इसको अपना सेकेंड इक्वेशन मानना है। क्लियर यहाँ तक? अब आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है ना, तो पहले आपको पैसे तो वर्ड प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। क्लियर? लेकिन अगर आपको चेक भी करना हो ना कि सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आप कंपैरिजन करके कर सकते हो। बताऊं कंपैरिजन करके? अब देखो क्या था, a1/a2, a1/a2 करें तो कितना आएगा, ये है इक्वेशंस 1/-1, और b1/b2 करें तो कितना आएगा, 1/1, क्योंकि दोनों प्लस प्लस वाली वैल्यू है। तो बच्चे यहाँ आप ध्यान से देखो, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/2, क्योंकि यहाँ माइनस आया और यहाँ पे आपका प्लस आया। जब पहली दो ही इक्वल ना आए तो तीसरे पे तो जाना ही नहीं है आपको, और जब पहली दो इक्वेशन इक्वल ना आए तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन निकलता है, यूनिक सोल्यूशन। इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन निकलेगा, और लाइन्स कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसे कटेंगी आपस में कहीं पे लाइनें।
क्लियर, इतना पता लग गया। अब देखते हैं कि सच में ऐसे होता है कि नहीं। तो आपको पता है कि ग्राफिकल मेथड के लिए हमें पहले पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, एक्स वाई ढूंढने पड़ते हैं ग्राफ में। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिखा मैंने। क्लियर, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से आप एक्स इधर रखो, वाई को ले जाओ उधर, और अब बॉक्स बना दो इसका। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज हम फिल करेंगे, एक्स और वाई। एक्स वाई कितना पुट करूँ, मान लो 2 कर दिया मैंने पुट, तो एक्स कितना रह गया बच्चा 8। वाई कर दिया अगर मैंने 4, तो एक्स कितना रह गया 6। क्लियर। अब दूसरी इक्वेशन सॉल्व करो। दूसरी क्या है आपके पास, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है ना, तो आप एक्स को उधर ले जाओ, कितना हो गया वाई इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अब बनाओ इसका बॉक्स भी। आप x कितना पुट करो, 2 पुट कर लो, तो y कितना बन गया 4 प्लस 2 6 हो गया। x3 बाय सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है रुको, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर रहे हो ना आप, x कितना 2 पुट किया तो y कितना हो गया 6, और x कितना पुट किया 3 कर लिया तो y कितना हो गया 7। क्लियर। अब आपके पास बच्चे की आपके एक्स वाई के वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। क्लियर, ग्राफ बनाना, छोटा सा ग्राफ बना के मैं आपको यहीं दिखा दूंगी। ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5। आप देखो नेगेटिव वैल्यू वैसे भी है ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3। क्लियर, और ये होता है 0 0 आपका। अब आपके पास देखिए, पहले फर्स्ट पे आ जाओ। x कितना है 8, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा 8, और y कितना है 2, तो बच्चे x 8 और y 2, ये आ गया आपके पास पॉइंट। क्लियर। दूसरा है x 6 और y कितना है 4, ये आ गया आपके पास पॉइंट। क्लियर। अच्छा आगे बनाऊँ मैं, दोबारा से आगे बना देती हूँ, थोड़ा सा साफ सुथरा बनेगा। म्यू स्केल देना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थोड़ा सा ये भी लिख लेते हैं। ये आ गया। माइनस वाले मैं ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि माइनस वाली वैल्यू कोई है नहीं। फर्स्ट क्या बताया मैंने आपको, 8 and 2, 8 and 2, 8, 2। दूसरा था 6 and 4। आपको ग्राफ पे क्लियरली मिल जाएंगी लाइंस। यहाँ प्लेन है ज़रा, तो आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा। ग्राफ पे आपको क्लियरली मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, ये होगी आपकी फर्स्ट लाइन। क्लियर। और दूसरा वाला पॉइंट क्या था आपका बच्चे, 2 6 and 3 7, 2 और 6, 2 6, ये आ गया 2 6 and 3 7, 3 7, 3 7। मीट कीजिए इसको, और इस वाली लाइन को थोड़ा और ऊपर बढ़ाइए ऐसे। ये पता क्यों बता रही हूँ मैं आपको स्केल के साथ, ताकि आपको ग्राफ पे भी यूज़ करना है बच्चे। ऐसे ही सेम सिंपली आपको ग्राफ पे तो लाइंस मिली होती है, वहाँ और ज़्यादा इजी हो जाता है हमें करना। ऐसे ही स्केल के साथ आपको बना के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप देखोगे बच्चे ध्यान से कि आपको यहाँ पे पॉइंट मिल चुका है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है। तो अब आपने क्या करना है, इसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो अब आप देखो क्या पूछा था आपसे कि हाउ मेनी गर्ल्स एंड हाउ मेनी बॉयज़, कितनी गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं। और ये कंडीशन थी कि गर्ल्स जो थी वो बॉयज़ से 4 मोर थी। गर्ल्स क्या थी, बॉयज़ से 4 मोर थी। तो इसका क्या मीनिंग हो, आपको यहाँ से भी क्लियर हो रहा होगा कि कितना सोल्यूशन आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, बताओ।
क्लियर हुआ बच्चे ये? ठीक है, ये क्या है, मैं ये कह रही थी आपको कि आपको यहाँ से पता लग रहा है ना कि यहाँ भी समझ आ रहा है। यहाँ क्वेश्चन से समझ 10 तो बच्चे हैं, जिसमें बोला नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर हैं, तो अब यहाँ से आइडिया भी लगा सकते हो कि अगर बॉयज़ 3 हो और उससे 4 मोर कितने हो जाए, गर्ल्स हो जाए 7 हो गई, तो 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है। तो अब यहाँ देखिए स्केल का यूज़ जरूर करना। देखो मैंने हाथ से करा है तो टेढ़ा चला गया, आपको यहाँ ध्यान रखना। और वैसे भी मैंने ये हाथ से ड्रॉ किया है तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मतलब इधर उधर हो सकता है। वहाँ ग्राफ में आपकी बिल्कुल सीधी लाइनें होंगी तो आपको क्लियरली आंसर नज़र आएगा। देखिए ये इधर 7 से मीट करा ना, ये देखो ये पॉइंट, और यहाँ पे हल्का सा टेढ़ा चला गया है, ये 3 पे मीट करेगा। क्लियर बच्चे? तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ, अभी देखो नीचे कहाँ आ रहा है, एक्स पे आ रहा है ना, तो एक्स क्या माना हुआ था आपने, नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने निकले? फिर देखो सीधा ग्राफिकल मेथड में ग्राफ से ही आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। अब आपको वैसे अलजेब्रिकली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है, सीधा आंसर मिला। और ये जाके देखो वाई एक्सिस पे कहाँ मीट करा, 7 पे। इसका मतलब आपने वाई क्या माना हुआ था, गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी आ गई, 7। यही आंसर है बच्चे आपका कि नंबर ऑफ बॉयज़। देखो आप देखो गर्ल्स 4 मोर है ना इससे, और टोटल 10 भी हैं। जो क्वेश्चन आंसर है ना आपका, आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर जो आंसर निकला है वो पूरा आपके क्वेश्चन पे सेट बैठ रहा है, पूरी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स आपका आंसर ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पे तो चलो प्लेन पेज में हाथ से बना रही थी पहले, आपने ग्राफ में बनाना है, लेकिन वहाँ भी आपको स्केल का यूज़ ज़रूर करना है, तब सही बनेगा। क्योंकि यहाँ पे तो चलो पूरी वैल्यूज़ हैं, आगे क्वेश्चन में हो सकता है कि कोई पॉइंट्स में हो आपके पास वैल्यू, या ना भी हो, तब भी एग्जैक्ट आंसर आपका जब इंटरसेक्ट करेंगी लाइनें तो स्केल के साथ बनाना, तब आपको क्लियर आंसर नज़र आएगा। क्लियर? तो बच्चे ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। सेकेंड देखो, सेकेंड का ग्राफ आपने बनाना है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा देती हूँ कि क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, कि अगर 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ खरीदे जाएं तो ₹50 कॉस्ट बने। और इसका उल्टा अगर 7 पेंसिल कर दी जाए और 5 पेन कर दिए जाएं तो कॉस्ट बने 46। तो बताइए कि एक पेन का और एक पेंसिल का रेट कितना कितना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले लेट वही चीज़ करोगे जो आपसे पूछी है, कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल ही पूछी है, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेन, ये लेट करने हैं। अगेन वो 2 वेरिएबल चाहिए तो इसलिए एक्स और वाई मान लिए आपने। क्लियर? एक्स और वाई आ गया। अब क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 पेंसिल 7 पेन, 5 पेंसिल तो एक पेंसिल अगर एक्स है तो 5 कितने की आएंगी, 5x की, और एक पेन आपका ₹y का है तो 7 कितने के आएंगे, 7y, और टोटल मिला के कॉस्ट कितनी बन रही है, 50। इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे केस में आपको कहा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो पेंसिल कितनी x है तो 7 कितनी होगी, 7x की, और 5 कितनी होगी, 5y की, तो कॉस्ट कितनी बन रही है, 46। नंबर 2। क्लियर हो गया आपके पास? देखो 5 पेन, एक पेंसिल की कॉस्ट x है ना बच्चे, तो 5 की कितनी आएगी, 5x, और अगर एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन की कितनी आएगी, 7y, दोनों को मिला के 50। सेम हियर, अब आपके पास बन गई। और ऐसे ही आपको 1-1 करके आपको बॉक्सेस बनाने हैं और वैल्यूज़ निकालनी है x और y की। फिर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करके आप इसकी x और y आपको ऐसे ही इंटरसेक्ट करते हुए कहीं मिल जाएंगे। क्योंकि ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली आपको पता, थोड़ी कॉमन सेंस भी लगाया करो कि इसमें आपको पता फिक्स रेट आएगा कोई पेन का या पेंसिल का, दैट मीन्स कि x और y की एक एक वैल्यू ही आएगी। तो वो कौन सा केस होता है, यूनिक सोल्यूशन वाला। और यूनिक सोल्यूशन कब निकलता है, जब लाइंस जो होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो सेम ऐसा ही ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग करता हुआ। क्लियर? तो आई होप कि अब आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मैं आपका बोर्ड पे ही लूँगी। यहाँ तक मैंने इसलिए आपको बताया ऐसे बुक से, क्योंकि इसमें थोड़ा थ्योरी था, तो थ्योरी बार बार लिखनी ना पड़े, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ से आपको पढ़ाया है। मुझे लगता है कि अब आपका सारा कॉन्सेप्ट ग्राफिकल का तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई अगर ना समझ आए कुछ बात तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।